और बड़ी खबर, बंगाल के तट से टकराया तूफान। रेमल तूफान का कोलकाता में असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश कल से ही देखने को मिल रही है। कोलकाता एयरपोर्ट से जो उड़ानें थी वो रद्द हो गई हैं। एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं कई यात्री। तो एनडीआरएफ की 14 टीम तैनात हैं। इस वक्त तूफान से कई जगहों पर पेड़ भी गिरे, जिस तस्वीरों में भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पेड़ों को हटाने का काम लगातार जारी है। तो रेमल तूफान की दस्तक कोलकाता में इस वक्त, और इसी तूफान के कारण एयरपोर्ट पे जो कई उड़ानें हैं वो तक रद्द कर दी गई हैं। लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। रेमल तूफान का कोलकाता में असर नजर आ रहा है और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भारी बारिश की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं कोलकाता में खास तौर पर। और इसके अलावा देखिए, एनडीआरएफ की 14 टीम्स वहां पर तैनात है। कई जो अभी तक यात्री हैं वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जो सूचना अभी तक मिल रही है। तो बंगाल के तट पर टकराया चक्रवात रेमल, तेज हवा के साथ में बारिश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की 14 टीमें इस वक्त तैनात हैं। रेमल तूफान का कोलकाता में असर देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान के मुताबिक चक्रवात रेमल देर रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर दस्तक दे चुका है। चक्रवात के चलते पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लैंडफॉल की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जो अगले 2 घंटे तक जारी रहेगी। तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के किनारों को पार कर रहा है और उत्तर की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे कमजोर भी हो रहा है। फिलहाल कोलकाता के शहर के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। चक्रवात को लेकर बंगाल के राज्यपाल भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं। एसओपी का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। लोगों से तमाम एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की सूचना मिली है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान रेमल कुछ वक्त के लिए लगभग उत्तर की ओर बढ़ेगा और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। सोमवार सुबह तक धीरे धीरे साइक्लोन कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। अभी तक ऐसी सूचना मिल रही है। तो बिल्कुल ये तूफान का असर कोलकाता में अब दिखने लगा है और तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जानकारी है कि आज और कल 2 दिन तक पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाएं और भारी बारिश के साथ चक्रवात रेमल पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा चुका है और मौसम विभाग की अगर माने तो चक्रवात के लैंडफॉल की प्रक्रिया के 5 से 7 घंटे तक पूरी चलने वाली है। इस दौरान तेज गति से हवाएं चलने की बात भी सामने आई है और इसमें कुछ इलाके हैं जिसमें कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि मोंगला और खेपूपारा ये ऐसे तट हैं जहां पर दक्षिण पश्चिम हिस्से से होते हुए पश्चिम बंगाल तट को पार करना इस रेमल तूफान ने शुरू कर दिया है। तो बड़ी जानकारी है। बंगाल में तूफान की दस्तक के पहले ही अलर्ट मोड में सारे विभाग आ चुके थे, सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। करीब करीब 1 लाख लोग, ये इसमें जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई पेड़ उखड़ गए हैं। असम, त्रिपुरा समेत तमाम राज्यों में अब इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर पूर्व की ओर ये बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे जानकारी है कि आज सुबह तक धीरे धीरे और ये कमजोर होता चला जाएगा। तस्वीर आप देख पाएंगे, अंदाजा आप लगा पाएंगे कितना ज्यादा तेज ये तूफान, असर इसका साफ तौर पर कोलकाता में देखने को मिल रहा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये तमाम वो राज्य है जहां पर सरकारों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला प्रशासन, तमाम ऐसे विभाग हैं, उनको अधिकतम सतर्क रहने की और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। 2 दिन थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। 27 यानी कि आज का दिन और कल का दिन 28 मई, 27 मई और 28 मई को असम के साथ साथ तमाम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। बढ़ते खबरों में आगे बात मिर्जापुर की, जहां मिर्जापुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा विपक्ष के निशाने पर संविधान SC, ST, OBC का आरक्षण छीनना चाहता है विपक्ष। ये लोग OBC का हक मुस्लिमों को देते हैं। तो देखिए, ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब 7वें फेज के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया। तमाम दिग्गजों के अलग अलग जगहों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में मिर्जापुर में जब पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष के निशाने पर संविधान है। पीएम नरेंद्र मोदी के ये स्टेटमेंट, SC, ST, OBC का आरक्षण छीनना चाहता है विपक्ष और ये लोग OBC का हक मुस्लिमों को देते हैं। ये तमाम बड़ी बातें करते नजर आए पीएम मोदी। तो मिर्जापुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और देखिए, ST, SC, OBC का आरक्षण छीनना चाहता है विपक्ष, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि विपक्ष की नीति और नीयत साफ नहीं है। तो वहीं बांसगांव रैली में पीएम मोदी ने सपा पर तंज कसा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से सपा के जंगल राज में ये कहा कि बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, उस वक्त उनका घर से बाहर निकलना दूभर था। सरकार की जमीन पर भी माफियाओं ने महल बना ली। कुछ कहना चाहिए रंजना? बिल्कुल, देखिए तमाम बातें करते हुए नजर आए, क्योंकि बांसगांव में भी पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी, लेकिन मिर्जापुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, पहले सुनाते हैं दर्शकों को। जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे के बाल नोचेंगे, तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। तब ये इंडी वाले अपनी असली साजिश को अमल में लाएंगे। ये 3 बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो ये इंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये इंडी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। तो वहीं बांसगांव रैली में भी पीएम मोदी ने सपा पर तंज कसा। सपा के जंगलराज में बहन बेटियों का घर से निकलना दूभर था। सरकार की जमीन पर भी माफियाओं ने महल बना लिया था। सपा के राज में गुंडागर्दी चरम पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, माहौल ही राज्य का बदल गया है और मौसम भी बदल गया है। किस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। समाजवादी पार्टी का वो जंगल राज जिसमें ये बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, सरकार की जमीन पर माफियाओं ने महल बना लिया। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इन बातों का जिक्र किया कि पहले राज्य की छवि क्या थी और आज राज्य की छवि क्या है। 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है और ऐसे में अब आखिरी चरण के लिए जहां जहां पर वोटिंग होनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए या फिर आप योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, हर कोई एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है और ऐसे में जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बांसगांव में थे तो उनकी तरफ से कहा गया, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया कि सपा की सरकार में हालात कैसे थे, किसी से छिपा नहीं है। जो बहन बेटियां थी वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन अब देखिए किस तरीके के हालात बदल चुके हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छीन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए लगातार पीएम मोदी को आप सुन रहे हैं। पीएम मोदी हमले बोलते नजर आ रहे विपक्षी पार्टियों पर। और इस बीच देवरिया में जब पीएम मोदी ने जनसभा की तो यहाँ 3 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिलेगा, ये वादा भी किया। 4 जून को देश नई उड़ान के लिए पंख फैलाएगा। 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेंगी। 4 जून का करोड़ों लोगों को जो इंतजार है, उस इंतजार के बाद में हमारी सरकार किस तरीके से काम करेगी, ये पीएम मोदी कहते हुए नजर आए देवरिया में। और वहीं देखिए 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मेगा प्रचार अभियान लगातार जारी है और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस ने पूर्वांचल को बना दिया था माफिया का क्षेत्र, विपक्ष का निशाना अब संविधान है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सपा सिर्फ अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो तमाम ये बड़ी बातों का जिक्र कल प्रधानमंत्री मोदी ने बैक टू बैक कई जनसभाएं की और उस दौरान इंडी गठबंधन पर, कांग्रेस पर, सपा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। तो 7वें चरण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बैक टू बैक प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। और इसी बीच घोसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। वे चाहते हैं सभी जाति आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे और आपस में लड़ेंगे, आपका असली मुद्दों से ध्यान जो है वो हट जाएगा। साथ ही साथ पीएम ने कहा, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहता है विपक्ष। तो उत्तर प्रदेश के घोसी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 7वें फेज के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है, ये तमाम बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। और साथ ही साथ मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ, इसका भी जिक्र करते नजर आए। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गोंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। और आगे बढ़ते आपको बता दें कि अंतिम चरण से पहले अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे, पंजाब के लुधियाना में जनसभा की, आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आपने पंजाब को अपना एटीएम बना लिया है, पंजाब बन गया है आपका एटीएम। अमित शाह की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई जब पंजाब में वो रैलियां कर रहे थे। और ऐसे में देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया गृह मंत्री ने और ये कहा कि पंजाब को आम आदमी पार्टी ने अपना एटीएम बना लिया है, लगातार राज्य को लूटने का काम किया जा रहा है। काफी आक्रामक रुख में गृह मंत्री नजर आए और जब वो रैली कर रहे थे, एक तरफ भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे जो गृह मंत्री को सुनने के लिए पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से गृह मंत्री की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर इस दौरान जमकर हमला बोला है पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऐसे में गृह मंत्री काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। इंडिया अलायंस के साथ आप देखिए जुड़ी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली की जो 7 सीटें थी जिस पर वोटिंग हुई, उसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और 3 कांग्रेस के पास गई थी। और उसी के तहत अब कहीं ना कहीं जब गृह मंत्री अमित शाह के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, तो चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी सहयोगी दल है इंडिया अलायंस के, उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, इसीलिए गृह मंत्री की तरफ से जमकर हमला किया गया और पूछा गया कि आप बताइए आपने पंजाब की जनता के लिए क्या किया, जो वादे पंजाब की जनता से आपने किए क्या आप उनको पूरा कर पाए हैं या आपने उन पर कोई काम किया है, क्योंकि बड़े बड़े वादे आपके मैनिफेस्टो में थे जिनका जिक्र आपने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे टर्म में यूसीसी और 1 नेशन 1 इलेक्शन। तीसरे टर्म में यूसीसी कंफर्म, अमित शाह ये बात कह रहे हैं। टर्म नंबर 3 लागू होगा यूसीसी। अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि तीसरे टर्म में क्या क्या काम होने वाले हैं। शाह ने बताया बीजेपी का प्लान, सत्ता में लौटने पर यूसीसी पर विचार करेगी सरकार, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लागू करने की तैयारी। एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। देखिए यूसीसी और एक देश एक चुनाव अगले कार्यकाल में अमित शाह की इसी स्टेटमेंट को जगह मिल रही है अखबारों में भी, और अखबार की सुर्खियों में बात करें तो साफ तौर पर उनके इसी बयान का जिक्र है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने पर सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद अगले 5 साल के भीतर पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार अपने अगले कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने का समय आ चुका है। इसके अलावा एक जो साक्षात्कार उन्होंने दिया, यानी जो एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, इसमें उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा। चुनाव को सर्दियों या साल के किसी अन्य समय में आयोजित करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है। यदि हम कोई एक चुनाव प्रीपोन यानी कि निर्धारित समय से पूर्व कराते हैं तो ये किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए, आपने सबसे पहले जब पीएम मोदी का इंटरव्यू सुना होगा तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली ये बात कही कि हमारी सरकार आ रही है तो हमें पता है,
और इसलिए हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हम कौन कौन से 100 दिनों में काम करने वाले हैं, हमने उसकी भी प्लानिंग कर ली है। और दूसरी तरफ अब अमित शाह जिस कॉन्फिडेंट के साथ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा जो तीसरा टेन्योर होगा, जो तीसरा टर्म होगा मोदी गवर्नमेंट का, उसके अंदर हम चाहे यूसीसी की बात हो या फिर इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन की जो गूंज चुनाव से पहले सुनाई दी थी, बात वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो हमारा अगला उद्देश्य है वो इन्हीं फैसलों को पारित करने का होगा और इस पर हमारी सरकार काम करने वाली है इस तीसरे कार्यकाल में। वही नक्सलवाद को लेकर अमित शाह ने बड़ा ऐलान यहां पर किया, कहा तीसरे टर्म में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार हमारी सरकार करेगी, 2 से 3 साल में खत्म हो जाएगी नक्सलवाद की समस्या। तो नक्सलवाद को लेकर हमेशा से जो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अमित शाह हो, ये बातें कहते हुए नजर आते। एक बार उन्होंने फिर इस बात का जिक्र किया कि जब तीसरा टर्म हमारा आएगा उस समय नक्सलवाद को खत्म करना हमारी प्रायोरिटी होगा, सबसे बड़ा प्रहार नक्सलवाद पर सरकार करेगी। और उन्होंने कहा कि 2 से 3 साल का ये समय होगा जब पूरे तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे, और बिहार में हुंकार तीसरी बार बीजेपी सरकार। आखिरी चरण से पहले आरक्षण पर आर पार और अमित शाह और जेपी नड्डा ने आरक्षण पर विपक्ष को घेरा है। आरक्षण पिछड़ों का हक, कोई नहीं छीन सकता। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले देखिए आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है और अमित शाह और जेपी नड्डा ने आरक्षण पर विपक्ष को घेरा है। कहा आरक्षण पिछड़ों का हक और कोई इसे नहीं छीन सकता है। तो दरअसल बीते दिन गृहमंत्री अमित शाह छठे और 7वें चरण में 400 पार, ये अमित शाह का स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट के साथ अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया। औरंगाबाद, भभुआ और दाऊदनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और रविवार को उन्होंने कहा कि 5वें चरण तक हमारी सरकार बननी तय हो गई है, हम 310 सीट पार कर गए हैं और छठे 7वें चरण के चुनाव में 400 पार कर जाएंगे। इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। तो वहीं अंतिम चरण के लिए बिहार के काराकाट में भी किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अमित शाह ने यहां पर हुंकार भरी और कहा कि 6 चरण के चुनाव में एनडीए की सरकार तय है, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना है। तो देखिए अभी तक जो 6 चरण हुए हैं जिसमें वोटिंग हुई है, इसका जिक्र कर रहे हैं गृह मंत्री और ये कह रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि अच्छा खासा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, उनकी सरकार बनने जा रही है। और इसी बात को भी गृह मंत्री अमित शाह दोहरा रहे थे। काराकाट में आप देखिए जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। भोजपुरी सिंगर और यूं कह लीजिए कि जो हर किसी के दिलों पर राज करते हैं, पवन सिंह, वो भी काराकाट से चुनावी मैदान में निर्दलीय वो लड़े। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको मनाने की पहली कोशिश की गई कि अपना नॉमिनेशन वापस ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि वो एनडीए के तहत यहाँ पर उम्मीदवार हैं और ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो पहले मुकाबला यहाँ पर आरजेडी और एनडीए के बीच था, अब वो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है पवन सिंह की वजह से। पूजा और आगे बढ़ते हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने भी बिहार के काराकाट में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा, साथ ही कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है जिसे हम लेकर रहेंगे। कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को लटकाया है, जरा एक बार सुनिए। कल 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, मेरे पास 5वें चरण की रिपोर्ट है। काराकाट वालों, जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर। ये छठा और सातवां ये 400 पार कराने का है। और आप मुझे बताओ, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, बिहार वालों, ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर न मांगो। मैं आज एक काराकाट की भूमि से राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, हम नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है,
एटम बॉम्ब से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। और आज मैं कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ये भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अंट संट बोल रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 70 साल से आपकी सरकारें थी, अयोध्या में राम मंदिर का मसला सालों से लटक रहा था। काराकाट वालों बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इन लोगों ने राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया।